हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का। तो आज है दोस्तों डेट 24 फरवरी। देखेंगे करंट अफेयर न्यूज़ में कौन-कौन सी न्यूज़ इंपॉर्टेंट है हमारे करंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि सर करंट अफेयर नहीं आ रही है, तो बेसिकली हमने करंट अफेयर स्टार्ट किया आज से। होपफुली अब रेगुलरली रहेगा और आपको रेगुलर करंट अफेयर मिलता रहेगा, ठीक है। थोड़ा कोल्ड हो रखा है तो बीच में डिस्टर्बेंस होगा, उसके लिए सॉरी। जिन्होंने अभी तक डीके अकेडमी का ऐप डाउनलोड नहीं किया दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। वहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, जिनको पेड कोर्सेज वगैरह परचेस करना है आप परचेस कर सकते हैं। जो नए जुड़ रहे हैं उन बच्चों से मैंने हमेशा कहा है कि आप एनसीईआरटी से स्टार्ट करिए, तो हमारा एनसीईआरटी का वेरियस कोर्सेज है, आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे कोर्सेज हैं, हम उसको लास्ट में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं यूक्रेन और रसिया की, राइट। देखो, यूक्रेन और रसिया का विवाद चल रहा है, लगभग लगभग पूरे देश को पता होगा, राइट। आपको भी पता होगा कि ये सब चीज़ें चल रही है, लेकिन जो आपकी एग्जाम पॉइंट से रिलेवेंट हो जाती है ना, आपको किन बातों का ध्यान रखना है मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ, आप याद रखिएगा। अभी के लिए हम थोड़ी सी चीज़ें डिस्कस करेंगे, उसके बाद में हम क्या करेंगे, लेटर ऑन लाइक 2 या 3 दिन बाद हम क्या करेंगे, मैपिंग पॉइंट ऑफ व्यू से क्या-क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, हम सारा का सारा डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो अभी के लिए आपको क्या करना है, आप मैप में खोजिए यूक्रेन कहाँ पे है, ठीक है? जस्ट यूक्रेन को आप खोजिए कि यूक्रेन कहाँ पे है, राइट? यूरोप में है कि एशिया में है, ये देखिए। उसके बाद रसिया को देखिए कि यूरोप में है कि एशिया में है, राइट? या दोनों जगह है। आपका बेसिक बेसिक काम बता रहा हूँ, ठीक है? अभी के लिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, बट आपको ये काम है। अभी रसिया ने क्या किया, दो नए देश बना दिए, ठीक है। डोनेस्टक और आपका लुहांस्क, राइट। ये दो देश इन्होंने काट के बना दिए। बेसिकली इनका स्टेट था, जैसे इंडिया में क्या होता है, हमारे 28 स्टेट्स है ना, तो स्टेट्स का बेसिकली एक एक स्टेट, यूपी बिहार, राइट। तो इनका ये एक यूपी मतलब समझ लो एक बिहार था, तो इन्होंने क्या किया यहाँ पे, उसे कुछ पार्ट्स को अलग करके उसको एक देश बना दिया, राइट। तो ऐसे समझने के लिए बता रहा हूँ, ऐसा मतलब एज्यूम नहीं करना है कि मैं अपने देश के लिए बता रहा हूँ। जैसे मान लो ये यूपी था, ये बिहार था, राइट। अब मान लो ये पटना रीजन आ रहा पूरा इतना, ठीक है, बिहार का ये पटना रीजन आ रहा है। तो इन्होंने क्या किया, रसिया ने क्या कहा कि ये बेसिकली अब देश बन गया। अब यहाँ पे मान लो तो ये पूरा वाराणसी रहता, राइट, मान लेते वाराणसी है ये, तो इन्होंने कह दिया, क्या कह दिया, वाराणसी कल से एक राज्य हो जाएगा, या देश बना दिया, सॉरी राज्य भी नहीं बनाया, देश बना दिया। तो इस यूपी राज्य से इन्होंने काट के क्या कर दिया, बेसिकली एक देश बना दिया जिसको वाराणसी बोलते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे इन्होंने क्या कि यूपी ही इसको डिक्लेयर कर दिया है, राइट। तो सेम नेम ही है, रीजन मतलब ये पूरा इतना इनका डोमेस्टिक जो इनका रीजन है इतना बड़ा है, बट इन्होंने इतने बड़े काट को इसको बेसिकली इसको ये बोल दिया था, राइट। ये थोड़ा-सा आप याद रखेंगे, जो आपके एग्जाम पॉइंट से रिलेवेंट हो जाता है। इसके अलावा हम मैपिंग करेंगे। मैपिंग कैसे करेंगे, जब यूरोप की पूरी मैपिंग देखेंगे तो उसमें हम समझेंगे कि वेरियस प्रोजेक्ट इसके आसपास क्या चल रहा है, राइट। सी ऑफ एजोब कहाँ पे है, ब्लैक सी कहाँ पे है, कैस्पियन सागर कहाँ पे, बाल्टिक सी कहाँ पे है। और उसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि रसिया के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, राइट। तो वो सारी चीजें हमें एक एक करके देखनी है, तो हम सारा एक एक करके टोटली देखेंगे, राइट। इतनी चीजें आपको याद रखनी है। बाकी उसके बाद यूक्रेन का भी पोस्टमार्टम हम करेंगे। पोस्टमार्टम इन द सेंस ये है कि यूक्रेन में कौन कौन सी यूक्रेन से कौन कौन से पड़ोसी देश है, हमें वो देखना है, ठीक है। कौन कौन से पड़ोसी देश है ये देखना है। उसके अलावा कौन सी मेजर रिवर्स जा रही हैं, ठीक है। तो अगर आप खुद से देख सकते हो तो आप प्लीज देख लीजिएगा, ठीक है। रिवर कौन कौन सी है आपको ये देखना है, राइट। उसका कोई प्लेटू है या पठार है, प्लेटू को पठारी बोलते हैं, या माउंटेन है, तो माउंटेन रेंज देखना है आपको, ठीक है। उसके अलावा कोई वेरियस प्रोजेक्ट चल रहा है क्या, यूक्रेन और बाकी कंट्रियों के साथ कोई प्रोजेक्ट चल रहा है जो बड़ी, या इंडिया के साथ यूक्रेन का कुछ डील चल रहा हो, प्रोजेक्ट चल रहा हो, या इंडिया रशिया के बीच में कोई डील चल रहा हो, या इंडिया रशिया ने कुछ खरीदा हो, जैसे S-400 हमने किससे लिया, रसिया से लिया है, राइट। तो रसिया और इंडिया के बीच में कोई डील हुई है क्या, ये बेसिकली आपके एग्जाम पढ़ने से रिलेवेंट हो जाता है। उसके अलावा अगर ओवरऑल मैपिंग की बात करें तो आपको पूरा यूरोप पढ़ना चाहिए मेरे हिसाब से, और उसके बाद पूरा एशिया पढ़ना चाहिए। क्योंकि यूपीएससी क्या करता है कई बार ना, यूपीएससी दोस्तों डायरेक्टली क्वेश्चन जिस प्लेस में झगड़ा लड़ाई चलता है ना, उस प्लेस से ना पूछ के उससे हट के पूछ देता है, राइट। जैसे क्रीमिया क्रीमिया को कब्जा लिया, तो उसके बाद G8 से बाहर कर दिया गया था किसको, रसिया को। तो अब क्या यूपीएससी कर सकता है, यूपीएससी G7 के बारे में पूछ लेगा कि G7 कब बना, G7 में कौन कौन सी कंट्री है, कब फॉर्मेशन हुआ, किस फील्ड में ये लोग बात करते हैं, तो ये सारी चीजें आपसे पूछी जा सकती है। अच्छा, जो लोग पहली बार देख रहे होंगे, जो नए जुड़े होंगे, उनको पता ही नहीं होगा, या मतलब आइडिया नहीं लग रहा होगा कि G7 क्या है सर, ये है, ठीक है। अगर जो टर्म्स आपको नहीं समझ में आना, जस्ट आप गूगल करिए G7 कब बना, G7 आप गूगल करेंगे आपको मिल जाएगा। G8 गूगल करेंगे मिल जाएगा आपको। रसिया गूगल करेंगे, रसिया का पूरा मैप मिल जाएगा। इवन गूगल मैप से आप रसिया को ढूंढ सकते हैं आराम से, राइट। यूक्रेन देखिए कहाँ पे है। तो ये बेसिक बेसिक फंडामेंटल्स है जो आप यूज करेंगे, क्योंकि हर साल यूपीएससी में 2 क्वेश्चन आते हैं, मतलब 4 नंबर तो आपको मैपिंग से आ जाते हैं। और ये 4 नंबर ऐसे होते हैं कि थोड़ा सा आपने कमांड किया होगा मैपिंग पे ना, तो आराम से 4 नंबर ले आएंगे। और जनरल कट ऑफ पिछली बार देखो गया दोस्तों 92 के आसपास गया, राइट। तो आप देख लो ना कितने क्वेश्चन सही करने होते हैं, 50 क्वेश्चन। अगर 50 क्वेश्चन आप सही करो तो आपको 100 मार्क्स आ जाएंगे, तो आराम से आप कट ऑफ क्लियर कर जाओगे 200 में से।
तो आपको 100 क्वेश्चन सही नहीं करने, आपको करने कितने हैं, 50 क्वेश्चन ही करने हैं। और 50 में से आपको 2 क्वेश्चन तो मैं बड़ा इजी दे रहा हूँ, क्या, मैपिंग के। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए, थोड़ी सी चीज़ों को समझ के रखिए, बहुत ईजी हो जाता है। ठीक है। अब बात करेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में। अभी क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने यूनियन गवर्नमेंट से और स्टेट गवर्नमेंट से पूछा कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं क्या, कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज है, जो मौलिक कर्तव्य है, पता है कि आपको, ये बेसिकली हमारे लिए इन्फोर्सेबल नहीं है। जैसे फंडामेंटल राइट्स होता है, ठीक है, मौलिक अधिकार जो होता है, वो क्या होता है, हमसे कोई छीन नहीं सकता। कई बार आपने सुना होगा, राइट, कि आप कहते हो कि मेरा फंडामेंटल राइट है, लेकिन कोई बात कर तो ये नहीं कहता कि मेरा फंडामेंटल ड्यूटी है। तो आप अपने राइट की बात करें तो आपकी कुछ ड्यूटीज भी तो होगी देश के लिए, राइट। तो बेसिकली फंडामेंटल ड्यूटीज जो थी, हमने रसिया से लिया था। फंडामेंटल ड्यूटीज को हिंदी में बात करें तो मौलिक कर्तव्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मौलिक कर्तव्य बोलते हैं। ठीक है। अब ये मौलिक कर्तव्य की अगर हम बात करें, तो हमारे संविधान में शुरू में जब संविधान निर्माता ने बनाया तो ये डाला नहीं था बेसिकली। बट हमें लेटर ऑन जब इंदिरा गांधी की सरकार थी, तब हमें रियलाइज हुआ कि नहीं, फंडामेंटल ड्यूटीज भी होनी चाहिए। तो इन्होंने क्या किया, जो संविधान है ना, आपको पता है संविधान के 25 भाग है, उसमें अब कई पार्ट्स अलग अलग भी है। शुरू में 395 आर्टिकल्स थे, राइट। जिनको नहीं पता है उनके लिए मैं दोस्तों अभी एक सीरीज स्टार्ट करेंगे जिसमें हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ेंगे, राइट। तो जैसे हम अभी करंट अफेयर पढ़ रहे हैं ना, ऐसी स्क्रीन पे हम लोग पढ़ेंगे, एक एक चीजें डिस्कस करेंगे, तो आपके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा। और प्लान ये है कि अगर लाइव हो सकता है तो हम लोग लाइव करेंगे उसको, ठीक है, क्योंकि लाइव रहेगा तो आपको क्वेश्चंस वगैरह पूछना होता है तो आप इजीली पूछ सकते हो। तो बहुत ही ज्यादा हम उसको लाइव करने वाले, मोस्ट प्रोबेबली दोस्तों नेक्स्ट वीक से हम स्टार्ट कर देंगे। ठीक है। चलिए, तो अब बात करते हैं पार्ट 4 की। तो अगर पार्ट 4 की बात करोगे तो बेसिकली ये ऐड हुआ था, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था, जिसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट भी बोलते हैं, 1976 में। तो ये कब हुआ था, एक तो ये याद रखना है। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किसको बोलते हैं, ये याद रखना है। अब इसमें से, इससे जो है पार्ट 4, जिसको हम 4 क भी कई बार हिंदी में बोलते हैं, इसको ऐड किया गया। अब इस 4 क में क्या ऐड किया गया था, फंडामेंटल ड्यूटीज को भी ऐड किया गया था। ठीक है। अब फंडामेंटल जो ड्यूटीज उसमें ऐड किए गए थे, हमारे कर्तव्य ऐड किए गए थे, उस समय सब टोटल दोस्तों ऐड किए गए थे 10। लेकिन आज के टाइम पे करंटली बात करें तो कितने हैं, 11। देखो मैं थोड़ा सा ब्रीफ में नीचे समझाता हूँ। मौलिक कर्तव्य हमारे संविधान में था, पहला क्वेश्चन नहीं था। कब ऐड हुआ, 1976 में ऐड हुआ। कौन सा संविधान संशोधन था, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बोलते हैं, राइट। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बोलते हैं। इतनी चीजें होगी। किसके टाइम पे हुआ था, तो याद रखिएगा इंदिरा गांधी की सरकार के टाइम पे हुआ था, 1976 में, राइट। इसके अलावा जो 4A है, राइट, 4 का ऐड हुआ था, उसमें फंडामेंटल ड्यूटीज कितने थे, मौलिक कर्तव्य हमारे कितने थे, टोटल 10 थे। एक और लास्ट में ऐड होता है तो टोटल 11 हो जाते हैं। अब जो एक लास्ट में ऐड हुआ, ये कब हुआ था, ये भी याद रखिएगा। कब हुआ था ये 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था दोस्तों, 2002 में। ठीक है। तो आपसे एक ये पूछा जा सकता है। अच्छा, पार्ट 4 मैंने क तो बोल दिया, इसमें आर्टिकल नंबर क्या है, तो याद रखिएगा अनुच्छेद नंबर 51A है, या इसी को 51 क बोल देते हैं, 51 क बोल देते हैं, राइट। तो अब ये आ, आपको बेसिकली पार्ट्स में और अनुच्छेद में हो सकता है डिफिकल्टीज हो रही है अगर आप नए बच्चे होंगे तो। देखो, कई बार होता है ना कि हम क्या करते हैं, कंटेक्स्ट बनाते हैं, तो इसको हम पार्ट्स में, कई चीजों को जब एक पार्ट्स में नहीं कर सकते तो हम उसको कई पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, उसको बोलते हैं भाग। अब एक भाग के अंदर ना कई सारे आर्टिकल्स आ जाते हैं, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं अनुच्छेद। तो थोड़ा सा ये समझ के रखिए, अभी जब हम पॉलिटी की क्लासेस स्टार्ट करेंगे तो ये सारी चीजें आपको बहुत ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। एक्चुअली देखिएगा, यहाँ पे एक क्वेश्चन नहीं है, लगभग लगभग 10 क्वेश्चन के आसपास होगा। कैसे, मौलिक कर्तव्य हमारे संविधान में थे पहले से, नहीं थे। मौलिक कर्तव्य किस साल जोड़ा गया, 1976 में, दूसरा क्वेश्चन, राइट। तीसरा क्वेश्चन क्या बनेगा, कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से जोड़ा गया, तीसरा क्वेश्चन। 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को मिनी संविधान संशोधन बोलते हैं या नहीं बोलते हैं, ये चौथा क्वेश्चन। पांचवा, किसके टाइम पीरियड पे ऐड हुआ था, ठीक है, कौन सा भाग ऐड हुआ था, भाग मतलब पार्ट कौन सा ऐड हुआ था, राइट। कितने मौलिक कर्तव्य ऐड किए गए थे, ठीक है, वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य है, जो 11वां मौलिक कर्तव्य ऐड हुआ था, राइट, वो कब ऐड हुआ था, बेसिकली ये क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, है ना। और कब हुआ था, कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था, तो आपको ये याद रखना 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था। कब हुआ था, 2002 में हुआ था, राइट। तो इतने सारे हो गए। अच्छा, ये 2002 वाला किसके टाइम पीरियड था, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी उस समय। तो ये भी थोड़ा सा याद रखिए, जो आपके एग्जाम पढ़ने से रिलेवेंट हो जाता है। तो इतनी चीजें हैं जो आपको बस एक स्लाइड में इतने सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं। और ये माइनर माइनर से चीजें जब हम लोग प्रीलिम्स देते हैं यूपीएससी का ना, यूपीएससी या स्टेट पीएससी का एग्जाम दीजिए, तो वहाँ पे माइनर माइनर चीजें हम मिस कर जाते हैं, राइट। तो प्लीज ऐसे पढ़िए, ठीक है,
तो थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे तो आपको पढ़ने में मजा भी आएगा, चीजें समझ में भी आएंगी और अच्छा भी लगेगा। ठीक है, तो ये मौलिक कर्तव्य कौन कौन से मैंने 11 ऐड कर दिए हैं, प्लीज आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। मैं एक रफली थोड़ा सा आपको बोल देता हूँ, ठीक है। जैसे पहला क्या करता है कि हमें संविधान का पालन करना है। देखो, अब संविधान का पालन करना तो पड़ता है, लेकिन कई बार होता है कि हम राष्ट्रगान का, अपने राष्ट्रीय गीत का, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान नहीं करते हैं, राइट। तब भी उसके लिए कोई दंड नहीं दिया जाता है। हाँ, आपके लिए मजाक बनाया जा सकता है आपका, लेकिन दंड नहीं मिलता है। तो अभी इसको कंपलसरी करने की बात कही जा रही है, ठीक है, कि आप राष्ट्रगान का सम्मान करेंगे, राष्ट्र ध्वज का सम्मान करेंगे। अगर नहीं करेंगे तो उसके लिए क्या होना चाहिए, कुछ एक सेट ऑफ पनिशमेंट होनी चाहिए। ठीक है, अब इसकी बात चल रही है, क्योंकि जब मौलिक कर्तव्य की बात आती है तो ये हमारे लिए क्या है, मतलब इसके लिए मैंडेटरी नहीं है। लेकिन हम जब मौलिक अधिकार, अपने अधिकारों के लिए तो कहते हैं कि भैया हमको चाहिए। तो जब आप अधिकारों के लिए कह रहे हो कि हमें अधिकार अपने चाहिए, मौलिक अधिकार चाहिए, राइट, उसके लिए लड़ जाते हो आप, तो मौलिक कर्तव्य भी तो होना चाहिए। अगर आप देश, जिस देश में रह रहे हो, राइट, उस देश में अपने अधिकार के लिए आप लड़ रहे हो, तो उस देश का सम्मान करना भी तो बनता है, राइट। तो काइंड ऑफ ये आर्गूमेंट चल रहा है अभी, बट देखते हैं कि इसमें क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें क्या कहती है, बाकी चीजें देखेंगे जब आएगा तो। बट अभी हमारे एग्जाम पॉइंट में जो चीजें इंपॉर्टेंट है वो एक डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। बाकी स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन में जो लोगों ने पार्टिसिपेट किया था ना, उनको बेसिकली, जैसे महात्मा गांधी, राइट, बाकी जो लोग उनके साथ में थे, सुभाष चंद्र बोस, तो उन इनके लिए एक आदर्श स्वरूप अपने हृदय में आपको बना के रखना है कि ये लोग महान लोग थे जिन्होंने हमारे देश को आजाद कराया। ठीक है, भारत की संप्रभुता और एकता और अखंडता को जीवित रखेंगे, देश की रक्षा करेंगे, और जरूरत पड़ेगी तो देश के लिए क्या करेंगे, लड़ेंगे भी आप। ठीक है, उसके अलावा बात करें कि भाईचारे की, धर्म, भाषा, प्रदेश, वर्ग आधारित सभी भेदभाव से परे होकर क्या करेंगे, सभी को एक समान सम्मान देंगे। स्त्रियों के विरुद्ध अगर कुछ हो रहा है तो उसके लिए आप सम्मान के विरुद्ध खड़े हो जाएंगे, ये भी इसके लिए कहता है। फिर अपनी सामाजिक संस्कृति की और गौरवशाली परंपराएं जो है, ठीक है, उनको उनका क्या करेंगे, परिरक्षण करेंगे, ठीक है, बचा के रखेंगे। उसके अलावा हमारे पर्यावरण की रक्षा करेंगे, वन, झील, नदी, वन्य जीव है तो उसको खराब नहीं करेंगे, आग नहीं लगाएंगे उसमें। उसके अलावा बच्चों के अंदर मनोवैज्ञानिक क्या है, दृष्टिकोण अपनाने के लिए क्या करेंगे, प्रेरित करते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली है बच्चों को मोटिवेट करना। सार्वजनिक संपत्ति, सार्वजनिक का मतलब क्या है, सरकारी। सरकारी का अच्छा मतलब ये नहीं होता है कि सरकार है, सरकार नहीं, सरकारी का मतलब जनता का ही होता है। पब्लिक, पब्लिक प्रॉपर्टी बोलते हैं, पब्लिक मतलब ये एक्चुअली जनता की प्रॉपर्टी है, बट हम सरकारी का मतलब ही कुछ अलग वे में ले लेते हैं। तो आप क्या करोगे, पब्लिक प्रॉपर्टी को क्या करोगे, नुकसान नहीं पहुंचाओगे। आजकल देखते हो कुछ भी दंगा उंगा हुआ तो सबसे पहले बसें, सरकारी बसें फूक दी जाती है, सब सरकारी प्लेसेस को जला दिया जाता है, ये थोड़ा ठीक नहीं है, राइट। उसके बाद बात करेंगे 10th, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों में बेसिकली यही है कि अपने राष्ट्र की प्रगति को निरंतर बढ़ाने के लिए, नई ऊंचाइयों को छूने के लिए कुछ ना कुछ करते रहना है आपको। और जो 11th ऐड हुआ था वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्या है, 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को क्या करना है, बेसिकली शिक्षा के लिए अवसर उपलब्ध करना। तो ये माँ बाप का भी कर्तव्य होगा कि अपने बच्चों को एटलीस्ट 6 से 14 वर्ष की आयु तक क्या करे, शिक्षा दे। ठीक है, तो ये सारे अपने फंडामेंटल ड्यूटीज थे जो आपको याद रखने हैं। अब देखो कहीं ना कहीं दोस्तों, ये ना जो नॉर्ड स्ट्रीम 2 गैस पाइपलाइन है, जर्मनी ने बेसिकली इसको रोक दिया, अभी हॉल्ट कर दिया है। ठीक है, इंग्लिश में है तो इसके लिए परेशान मत हुई, मैं आपको समझा दे रहा हूँ मैं मैप के थ्रू। मैप से देखिए आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा ब्रीफ बता देता हूँ। तो नॉर्ड स्ट्रीम जो ये गैस पाइपलाइन है, बेसिकली 2 गैस पाइपलाइन है, 1 और 2, इसके लिए 2 वाले की हम चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो इससे हम क्या करेंगे, रसिया से जर्मनी तक गैस आएगी, बेसिकली ये बाल्टिक सागर से होते हुए, बेसिकली ये पूरा प्लान है। ठीक है, तो मैप में देखो तो समझ में आएगा। देखो यहाँ से आएगा सेंट पीटरबर्ग से, यहाँ पे देख रहे हो, तो यहाँ से गैस लाइन पाइपलाइन आएगी, ये वाला है, राइट। तो ये कहाँ तक आ रही है, जर्मनी से। कौन सा सी है, बाल्टिक सी। अब आपके लिए देखो इंपॉर्टेंट बाल्टिक सी भी वैसे भी है, जैसे मैंने अभी स्टार्टिंग में बोला कि मैपिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है, किसकी, पूरा यूरोप का और प्लस एशिया का। इसको हम मैपिंग एक दिन अच्छे से करेंगे, जो हमारे एग्जाम पर इस बार जो यूपीएससी प्रीलिम्स 2022 का लोग दे रहे होंगे उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व चर्चा में है। अब देखो सिमलीपाल में बहुत सारे पार्क हैं, उसको हम एक बार लास्ट में डिस्कस कर लेंगे। अब सिमलीपाल यहाँ पे एक्चुअली एक कॉटन का पेड़ पाया जाता है, उसके नाम पे पड़ा था। ठीक है ना, सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व भी है, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व भी है। तो एक चीज याद रखिएगा, प्रोजेक्ट टाइगर कब स्टार्ट किया गया था, ये स्टेट पीएससी के एग्जाम में ना 1 लाइन में डायरेक्टली पूछ लेता है। तो याद रखिएगा 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट किया गया था। तो थोड़ा सा ये याद रखें, जो आपके एग्जाम पॉइंट में से रिलेवेंट भी जाता है, इंपॉर्टेंट भी जाता है। और उड़ीसा कहाँ है, थोड़ा सा आपको मैप में देखना है, उस उड़ीसा के पूर्वी घाट के आसपास में है ये। ठीक है, पूर्वी छोर पे भी है। ठीक है, नॉर्थ नॉर्थ पूर्वी छोर पे, राइट। तो ये थोड़ा सा हम लोग देखते हैं, ठीक है ना।
चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो, अब ये है पूरा सिमलीपाल वाला एरिया, ठीक है। इस पूरे सिमलीपाल में कई सारे टाइगर रिजर्व हैं, और टाइगर रिजर्व है, नेशनल पार्क है, बहुत सारे और भी छोटे छोटे वाटरफॉल है, पार्क है। हम एक बार क्या करते हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क या कुछ है ना ऐसा, एक बार देख लेते हैं। भीतरकनिका बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लेता है। आ, बदरमा वन्यजीव अभयारण्य, चिल्का इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है, तो चिल्का याद रखेंगे, भीतरकनिका याद रखेंगे। हथगढ़ वन्यजीव अभयारण्य भी है, वैसीपल्ली वन्यजीव अभयारण्य है, कोटगढ़ वन्यजीव अभयारण्य है, नंदन कानन है, ठीक है, लखारी घाटी और गहिर माथा। तो ये थोड़ी ना तीन चार इंपॉर्टेंट, गहिर माथा वन्यजीव इंपॉर्टेंट है, ठीक है, भीतरकनिका इंपॉर्टेंट है, चिल्का, ये सब फ्रीक्वेंटली एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। बाकी एक बार आप पढ़ के रखे हो तो वेल एंड गुड है, अगर याद कर लेंगे तो और अच्छा है। अच्छा, ये कैसे याद होते हैं? जैसे पूरे पढ़ाई के टाइम का ना 1 घंटा रखिए। 1 घंटा क्या करना है? सबसे पहले हम क्या करेंगे, नेशनल पार्क पढ़ेंगे। नेशनल पार्क के बाद ये देखिए रिवर पढ़ेंगे, रिवर के बाद क्या हो जाएंगे, प्लेटू पढ़ेंगे, पठार पढ़ेंगे, प्लेटू के बाद माउंटेन पढ़ेंगे, ठीक। ऐसे ही सहायक नदियां पढ़ेंगे, ठीक है। सहायक रिवर मतलब जो ट्रिब्यूटरीज होती है नदियों के, पहले नदियां पढ़ लिया, नदियों के फिर ट्रिब्यूटरीज याद करना चालू करेंगे। कहाँ से निकलती है, कहाँ कहाँ से उसका उद्भव होता है, कहाँ समाहित होती हैं, उसके लेफ्ट साइड में कौन सी रिवर है, उसके राइट साइड में कौन सी रिवर है, राइट, ऐसे करेंगे। फिर उसके बाद वेटलैंड्स कौन कितने हैं, वेटलैंड्स अभी तो बहुत ज़्यादा हो गया, तो वेटलैंड्स कौन कौन से हैं वो पढ़ेंगे, राइट। उसके बाद बायोस्फीयर रिजर्व कौन कौन से इंडिया में, रेड डेटा बुक क्या होता है, ये थोड़ा सा बेसिकली पढ़ना, राइट। तो वल्नरेबल कैटेगरी क्या होता है, तो ये रेड डेटा बुक में जितने भी एक स्टेज बनाया गया उसमें क्या क्या होता है, ठीक है। अभी हाल फिलहाल में कौन कौन सी चीजें चर्चा में थी, कौन सा बायोस्फीयर चर्चा में था, ये सब देखना धीरे धीरे चालू करेंगे तो एक नजरिया पर उत्पन्न हो जाता है कि बेसिकली आपको आइडिया लगेगा कि क्वेश्चन यूपीएससी कैसे पूछता है। फिर प्रीवियस ईयर लगाएंगे तो आपको बहुत सारी चीजों का और आइडिया हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो अभी रेगुलरली क्लासेस चलेंगे, तो बिल्कुल आप परेशान ना होइए, अब सब कुछ रेगुलर चलेगा। फाउंडेशन कोर्स जिनको ज्वाइन करना है आप ज्वाइन कर सकते हो। बहुत सारे बच्चे परेशान हैं कि सर कोर्सेज नहीं चल रहे हैं क्या? कोर्सेज चल रहे हैं, बस वीडियो ये कि आपको फोल्डर के साथ लिंक नहीं आता होगा, ऑटोमेटिक वहाँ पे अपडेट हो जाता होगा। तो प्लीज़ जिनको दिक्कत हो रही है, प्लीज़ आप वहाँ पे जाके एक बार रीचेक करिए, ठीक है ना। और पेमेंट मैंने बता रखा है, तीनों तरीके से कर सकते हो, डायरेक्टली कर सकते हो, अकाउंट में पे कर सकते हो, या तो फिर आप क्या कर सकते हो, गूगल पे, पेटीएम से भी कर सकते हो, या फिर डायरेक्टली आप देखिए साइंस कम्युनिटी का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, रजिस्टर लिंक में है, वहाँ से डायरेक्टली कर सकते हो, ठीक है। तो आज के वीडियो में दोस्तों बस इतने रखते हैं, आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो अपने दोस्तों का लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।